ठीक है सर, हम अब लाइव हैं फेसबुक पे। तो आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। आज का सेशन बेसिकली इस हवाले से है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त अपने इंटरमीडिएट जो है क्लियर करके इस वक्त फ्री हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स इस वक्त सीख कर रहे होते हैं कि वो अपना फ्यूचर करियर डिसाइड करें कि वो कहाँ पर जाना चाहते हैं। वो अपने लिए फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे होते हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और उस लिमिटेड चॉइसेस के अंदर उन्होंने फ़ैसला करना होता है कि वो कहाँ जाएं। अगर आउट ऑफ कंट्री की बात होती तो वहाँ पर जितने मर्ज़ी मार्क्स ले लो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा बजट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट द केस इन पाकिस्तान। वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड in our choices. We have to have very good marks to choose a certain type of fields to secure our future. और जब भी आप किसी से मशवरा लें तो वो भी आपको गिनी चुनी 4-5 फील्ड्स के बारे में ही बताता है, एंड दे डोंट टेल यू दैट you can explore other ventures as well, and you can not limit yourself to some limited amount of fields which can only lead you towards the limited amount of jobs. तो आज का सेशन इस हवाले से है कि जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कर लेते हैं उनके पास वो ऐसी कौन सी चॉइसेस हैं जो कि वो लें तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, जॉब सिक्योरिटी उनको किस तरह से कहाँ पे होगी, और फिर जो एक इंसान ख्वाहिश करता है कि जब वो अपने करियर में स्टेबल हो तो उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और लोगों में वो मुमताज़ हो, लोगों में वो फख्र से खड़ा हो सके कि यार मैंने ये एजुकेशन की हुई है, और उसके पास आगे फ्यूचर चॉइसेस भी हों कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने के बाद कहीं बैठा ना रह जाए। उसके पास आगे फ्यूचर एक्सप्लोर करने की चॉइसेस भी हों कि वो फर्दर एजुकेशन अगर लेना चाहता है तो वो कहाँ जाए। तो इस हवाले से आज हमने शाहिद महमूद साहब जो हमारे बहुत ही रिनाउंड टीचर हैं उनको बुलाया है, वाइस प्रिंसिपल भी हैं। तो इस हवाले से उनसे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लेकिन रिवायत के मुताबिक मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं सर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और फिर हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और बाद में हम स्टूडेंट्स को भी मौका देंगे जो हमसे फेसबुक लाइव पे आके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जो जूम मीटिंग पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो भी हमारे साथ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह, इस तरह से करते हैं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरा नाम जी अब्दुल राफ़े है, और मैंने प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स में एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑपरेशंस मैं इस वक्त जॉब कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मेरा करियर है उसमें मेरा 14 इयर्स का अब कह लें हार्ड कोर कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, जो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया है। और इवेंचुअली वहाँ से जब मैंने लीव किया तो आई हैड द सर्टिफिकेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और वहाँ से मैंने लीव करके पैक को ज्वाइन किया। ड्यूरिंग माई दिस 14 ईयर्स ऑफ करियर जो कि यूफून में कन्फाइंड था, उसमें आई हैव डिलीवर्ड मल्टीपल ट्रेनिंग्स, प्लस आई वाज आल्सो टीचिंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा कुछ मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर मैं मैनेजमेंट के और ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिकेशन के कोर्सेज पढ़ाता रहा हूँ। इससे पहले कुछ बैकग्राउंड मेरा बैंकिंग सेक्टर से भी रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर मैंने जो है वो सर्वर इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, और उसके बाद फिर मैंने एजुकेशनल सेक्टर चूज़ किया था फॉर माय करियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, और कुछ बैचेस मेरे यहाँ पर सीए के मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 100% पासिंग रिज़ल्ट हमने अचीव किया है, विच इज़ ऑल एफर्ट्स टू द स्टूडेंट्स जो कि इस नीयत से आए थे कि वो आगे एक्सेल करना चाहते हैं। तो आज का सेमिनार, लेकिन ये वेबिनार मेरे लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको गाइडलाइंस सर शाहिद महमूद देंगे। सर शाहिद महमूद वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जहाँ भी अकाउंटिंग का नाम लिया जाता है वहाँ पर सर को बहुत से स्टूडेंट उनके जानते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनके अभी मार्केट में सर्व कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। सर का 10 ईयर्स से ज़्यादा 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में लीडिंग अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो पढ़ा चुके हैं।
और जैसे कि मैंने बताया कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त मार्केट में सर्व भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं सर का नहीं कराऊंगा, कुछ इंट्रोडक्शन सर भी अपना कराएंगे। तो मैं ओवर टू सर शायद लेके जाता हूँ ताकि सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करा दें और उसके बाद फिर हम फॉर्मली अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे मुझे कुछ बात करने का मौका दिया आपने। एक्चुअली मैं तकरीबन पिछले कोई 2011 से ऑनवर्ड जो है टीचिंग फील्ड में हूँ। खुद सी एम में क्वालिफाइड हूँ मैं, और इससे पहले मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब भी कर चुका हूँ। और रिसेंटली अभी मैं पैक के साथ जो है वो वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक्स इस्लामाबाद कैंपस में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो पिछले 9-10 सालों में जो बच्चों को पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आगे क्वालिफाई भी हो चुके हैं सीए में। कुछ हैं जो फॉर्म्स के अंदर भी सर्व कर रहे हैं, इसी तरह से फर्दर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी सर्व कर रहे हैं। बाकी इसमें जहाँ तक आज के इसमें सेमिनार का ताल्लुक है, तो ये पैक की तरफ से एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया, क्योंकि इंटरमीडिएट एजुकेशन के बाद जो है वो प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आती है कि उन्हें डिफरेंट जगहों से डिफरेंट ओपिनियंस लोगों के मिल रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है उस टाइम पे गाइडेंस बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये गाइडेंस, ये आज का लिया हुआ स्टेप जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद अपने लिए पाथ चूज करते हैं, यही उनका फ्यूचर डिटरमिन करता है। एक अच्छा और वेल डिटरमिन्ड लिया हुआ स्टेप उनके फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकता है और उनके फ्यूचर को मतलब एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ उन्हें लेके जा सकता है। लेकिन एक इररेलेवेंट लिया हुआ स्टेप जो है वो फ्यूचर में फिर उन बच्चों के लिए बहुत सारे मिसाइल क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट के बाद बच्चे के लिए गाइडेंस होती है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी की बेस पे जैसे मैंने कहा कि उसने अपना फ्यूचर जो है वो फर्दर आगे सिक्योर करना है। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है पैक का कि बच्चों को जो है वो इस सिलसिले में गाइड करने जाते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा पैक का इंट्रोडक्शन भी देते चलें। पैक जो है वो लीडिंग अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है और सिंस 1987 इशफाक अहमद साहब ने इसकी जो है वो बुनियाद रखी थी। और जिन लोगों को इशफाक साहब के बारे में नॉलेज है तो वो बहुत ही एक हम्बल इंसान थे, खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और स्टडीज से बहुत लगाव था और चाहते थे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक नए तरीके से, एक नई अंडरस्टैंडिंग से स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करें। और उनका ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बल्कि ACCA में भी बड़ा रोल रहा है एजुकेशन के हवाले से। और जो उनके बारे में बात मशहूर है वो ये कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम से टीचिंग का आगाज़ किया था। वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स आते थे और वो उनसे पढ़ते थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया। और अब देखें तो दुनिया में पाकिस्तान के अलावा बाहर के मालिक में भी पैक की ब्रांचेस अवेलेबल हैं। CA की एजुकेशन में पैक का बहुत नाम है। 38 गोल्ड मेडल्स हम लोग अभी तक अचीव कर चुके हैं और 138 मेरिट सर्टिफिकेट्स हमने अचीव किए हैं, जो कि एक ICAP एक मुश्किल बोर्ड समझा जाता है, सिर्फ समझा जाता है। इसके बारे में शायद बताएंगे कि वो वाकई ऐसा है भी या नहीं, और उसमें इतने गोल्ड मेडल्स लेना और इतने मेरिट सर्टिफिकेट्स लेना क्या बहुत मुश्किल है, इस बारे में भी सर बताएंगे। इसके अलावा जी हमारे 100,000 प्लस एलुमनाइज हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फैले हुए हैं। तो एलुमनाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलते हैं, जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो आपके एलुमनाइज ही वो की पर्सन होते हैं जो कि आपकी जॉब प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अच्छी जगह एलुमनाइज होना इज़ अ वेरी की एलिमेंट। तो वो पाक को अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी हासिल है कि बहुत ज़्यादा एलुमनाइज उनके ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। तो ये हमारी जो जर्नी है 1987 से लेके, पैक इस्लामाबाद ने इस जर्नी को ज्वाइन किया था 2016 में, और फारूक बलोच साहब जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं उन्होंने लीड किया था हमें, और अंडर हिज फ्लैग, अंडर हिज लीडरशिप
हमने इस जर्नी को कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग पॉजिटिवली इस जर्नी को लेके चल रहे हैं। तो इस हवाले से अब सर से पूछेंगे, जो जिस हवाले से हमारा वेबिनार है, कि एफएससी के बाद जो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट जब उनका आता है या उससे पहले ही पेरेंट्स जॉब शुरू कर देते हैं कि इसको हमने इधर भेजना है, इसको हमने इस करियर की तरफ लेके जाना है। तो ये वेबिनार उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए भी है जो कि अपने बच्चों के लिए करियर सर्च कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो खुद विलिंगली हैं कि वो अपने लिए कोई करियर पाथ चूज़ करें। तो सर पहले काइंडली बताइएगा कि एफएससी करने के बाद आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर कितनी जो है वो चॉइसेस होती हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास, तो किन किन जगहों पे जा सकते हैं? देखें, इसमें अब्दुल राब साहब, एक तो बड़ी कॉमन है कि नॉर्मली बच्चे जब एफएससी में भी एडमिशन लेते हैं तो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, और जो बच्चे कॉमर्स में जा रहे होते हैं वो लोग आई कॉम और डी कॉम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद आगे फर्दर जब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंट तरह की चॉइसेस हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने प्री मेडिकल के साथ एफएससी की, डेफिनेटली वो आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे होते हैं। वो बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग के साथ करके आते हैं एफएससी, वो इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। और इसी तरह से जो बच्चे आई कॉम वाले हैं, डी कॉम वाले हैं, सिंपल एफ ए वाले हैं, वो सारे बच्चे जो है वो बिजनेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या कॉमर्स की तरफ या कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, इस तरह से लोग जो है वो आगे डिफरेंट चॉइसेस जो हैं वो अवेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्री मेडिकल के साथ एफएससी करते हैं लेकिन आगे एडमिशन नहीं हो पाता, वो मेरिट पे नहीं आते। अब उनके लिए प्रॉब्लम, वो अब सोच रहे होते हैं कि जी एफएससी तो प्री मेडिकल की ही मेडिकल ज्वाइन करने के लिए थी, अब आगे मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि अब उनके पास चॉइसेस लिमिटेड हो गई हैं। और फिर यहाँ पे एक बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो बच्चों को ये डराया जाता है कि अच्छा भाई तुमने एफएससी प्री मेडिकल की है, तुम तो कॉमर्स पढ़ ही नहीं सकते, उसमें जनाब मैथमेटिक्स है, आप उसमें नहीं जा सकते। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे बच्चे, मतलब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस कैरियर में मैंने ऐसे बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के थे उन्हें एक्सेल करते हुए देखा कि वो बच्चे बड़े कामयाब रहे इस फील्ड के अंदर। और अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं उस तरह से कि देखें, आप मेडिकल में एक बच्चा एमबीबीएस करता है और उसके बाद फिर वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है, और फिर उस पर आप ओवरऑल उसका एक्सपेंडिचर देखें कितना होता है। मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आप भी जानते हैं, मेरे भी इल्म में है, यहाँ पे बात मिलियंस में जाती है जब तक बच्चा एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइज करता है और वो बाकी सारे मामला। अब अगर आप उसका कंपैरिजन करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप देख लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ओवरऑल आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। मतलब अगर मैं आपके साथ इसके कॉस्ट एनालिसिस की बात करता हूँ, तो आप चार्टर्ड सर सॉरी टू कट यू सर, अभी कॉस्ट एनालिसिस की तरफ अभी डायरेक्टली नहीं आते, हम ज़रा ये बात एंड तक रखते हैं। हम अभी पहले देखते हैं कि हमने देख लिया मेडिकल के हमारे मिलियंस में कॉस्ट आ जाती है। अभी हम इंजीनियरिंग को देख लेते हैं, फिर साथ में ये भी देखेंगे कि ये करने के फ़ायदे उनको क्या है, इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा क्या है, डॉक्टर बनने का फ़ायदा क्या है। फिर हम इसके कॉस्ट एनालिसिस की तरफ भी आएंगे ताकि लोगों को आइडिया हो और कॉस्ट भी फिर वो एनालिसिस कर सकें। जी जी, बेहतर है जी। अब देखें, यहाँ पे जो बच्चे आगे इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं, अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया, वेरी गुड। अगर वो गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगेन वही बात है, मिलियंस हैं। और इसी तरह से फिर बाकी जैसे बीबीए है, एमबीए है, बीएस है, और इसी तरह से बीएससी है सिंपल। अब उनको देखें, अब जो नॉर्मली बीएससी है या ये बाकी लोग हैं, उन्हें लोग कहते हैं अच्छा यार ये तुमने बीएससी की हुई है, ओके, या बीएस किया हुआ है, अच्छा। अब वो जब मार्केट में आते हैं कंपटीशन में, तो मार्केट के अंदर फिर वो अकेले नहीं है, उनके साथ और भी लोग हैं। तो यहाँ पे लोगों के पास चॉइसेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो अवेयरनेस है वो बड़ी ज़रूरी है। मतलब आप इनमें से जिस चॉइस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस चॉइस की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, अच्छा मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ,
इसका मतलब है कि आपको अब उसके अलावा कुछ चूज करना है। तो ये जब लोग उसके अलावा किसी फील्ड को चूज करने जाते हैं तो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंसी को स्किप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ सुना हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कोई चीज है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह की जो मिथ्स क्रिएट की हुई हैं लोगों ने, ये चीजें लोगों को जो है वो डीमोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स दिस फील्ड, कि वो इसको ज्वाइन करें और वो प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे फ्यूचर को जो है वो अपने सिक्योर करें। अच्छा सर, इसमें कुछ अवेयरनेस, देखिए हम पेरेंट्स की बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, कुछ टीचर्स भी हमें सुन रहे होंगे डेफिनेटली, जो कि एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बेसिकली देखें, जो चॉइसेस डिफ़ाइन करनी है एक स्टूडेंट की, वो टीचर का बहुत रोल होता है उसमें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर को रोल मॉडल समझते हैं, वो उससे फीडबैक लेते हैं कि मैं कौन सी करियर की तरफ जाऊँ। तो ड्यूरिंग जो हमारी कैंपेन होती है एडमिशन की, तो हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में विज़िट करते हैं, वहाँ पर जाके हमारी वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ पे टीचर से बात होती है। तो वहाँ पे टीचर से अमूमन हमें फ़ीडबैक यही मिलता है कि जी ये बहुत ही मुश्किल फील्ड है और इसका हम अपने बच्चों को मशवरा नहीं देते, अपने स्टूडेंट्स को मशवरा नहीं देते। तो टीचर को सर अवेयर करने के लिए, टीचर को बताने के लिए कि वो जब चॉइसेस एक्सप्लेन कर रहा होता है स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स के कैलिबर को समझता है कि कौन सा स्टूडेंट है जिसको मैं इंजीनियरिंग का मशवरा दूंगा तो ये इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा। मुझे याद है हम लोग खुद जब इस करियर के इस पाथ पे थे, तो टीचर्स हमें सिर्फ 2 चॉइसेस देते थे, री इंजीनियरिंग, मेडिकल, बस। तीसरी चॉइस उस वक्त कंप्यूटर साइंस आ गई थी, तो आई ऑप्टेड फॉर दैट फील्ड। लेकिन तीसरी चॉइस पे बहुत रिलक्टेंट थे लोग कि यार कंप्यूटर साइंस पता नहीं कैसे इसका फ्यूचर होगा नहीं होगा। हालांकि वो बूमिंग एरा था जिस टाइम पर कंप्यूटर जो है वो इवॉल्व हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे भी लोग इसकी तरफ नहीं आने दे रहे थे। खैर, फिर जब लोग कंप्यूटर की तरफ आए और फिर एक एरा आया कि उसमें फिर वो कहते थे ईंट उठाओ तो नीचे से एमबीए निकल रहा है। तो इसी तरह एमसीएस की भी ये पोजीशन थी कि हर यूनिवर्सिटी ने एमसीएस कराना शुरू कर दिया। तो उस वक्त भी चार्टर्ड अकाउंटिंग एग्जिस्ट करता था। इट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग सिंस 1961। जुलाई 1961 में आई कैप का जो है वो आगाज़ हुआ था और तब से सीए की एजुकेशन एग्जिस्ट कर रही है, बट वी आर अनअवेयर ऑफ इट। तो इसमें सर टीचर्स का क्या रोल है जो इस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं, कि उन्होंने स्टूडेंट्स को कैसे अवेयर करना है और उनको सीए की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए और वो उनको कैसे अवेयर किया जाए कि आप चॉइसेस के अंदर ऐड करें ऐसी एजुकेशन जो कि कॉमन एजुकेशन नहीं है। तो आपका इस बारे में सर क्या ख्याल? इसमें अनफॉर्चुनेटली एक तो प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब यहाँ पे मैं, मेरे सारे टीचर्स जो हैं वो सारे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ से जब मैं खुद अवेयर नहीं हूँ तो मैं उसके गलत या ठीक होने पे जजमेंट नहीं दे सकता। हमारे यहाँ नॉर्मली जो कलीग्स हैं हमारे, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो टीचर्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो एक्चुअली थ्रू यूनिवर्सिटीज़ वहाँ तक गए हैं, लाइक बीबीए, एमबीए, एमकॉम, एमए, एमएस, पीएचडी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं हम लोग। तो वो इस प्रोफेशनल एजुकेशन को बारे में उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। यहाँ पे स्टूडेंट को जब चॉइस की बात बताई जाती है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उसे बीबीए का हवाला दे दिया जाता है, कॉमर्स के हवाले से उसे एमकॉम का हवाला दे दिया जाता है। यहाँ पे बच्चे को बेसिकली ये डिफरेंस ही क्लियर नहीं किया जाता कि यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन में और आपके जो एकेडमिक्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। आप अगर एक बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कॉमर्स को या ज्वाइन करना चाहता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो चॉइसेस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी को सबसे एंड में रखा जाता है। लेकिन हालांकि ये ऐसा नहीं है। अगर आप अगेन वही मैं बात करूंगा कि अगर यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए, अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जब वो बच्चे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आते हैं और आके इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों से वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो बच्चे हमें बताते हैं कि सर हमें तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डराया गया था,
लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे सीए को ज्वाइन किया है तो हमें आइडिया हुआ है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है। अगर वो लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते तो वहां पे वो जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे होते उसे पास करने के लिए भी उन्हें एफर्ट रिक्वायर थी। सेम वे में यहाँ पे जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आते हैं तो यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए भी उन्हें मेहनत रिक्वायर है। प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है। जिस तरह यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस और बाकी चीजें दी जाती हैं, यहाँ आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर भी प्रॉपर आपके सिलेबस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपके लिए जो रिकमेंडेड टेक्स्ट है वो पब्लिश फॉर्म में मौजूद है, जो बच्चे ताकि उसको स्कोप का मालूम हो सके कि उसने वो सब्जेक्ट जो है वो किस लेवल पे उससे ये एग्जामिनर चेक करेगा, एग्जामिन किया जाएगा। इसी तरह से जो है वो रेफरेंस बुक्स अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं पैक की बात करता हूँ तो 1988 से 87 से काम करते हुए अभी यहाँ तक आ गए हैं। तो देखें ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस टीचर अवेलेबल हैं। हर बच्चे को ये समझाएंगे कि उन्होंने उस सब्जेक्ट को कितनी डेप्थ में जो है वो प्रिपेयर करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसको टाइम किस तरीके से एलोकेट करना है, फिर एग्जाम फोकस्ड उसमें से एरिया कौन सा है, कौन सा। देखिए आई कैप का सिलेबस जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे ग्रिड्स बनी हुई हैं। आई कैप ने बड़ा क्लियरली आपको मेंशन कर दिया कि आपने किस सब्जेक्ट को जो आपका उसका टॉपिक है उस सब्जेक्ट का उसे आपने कितनी डेप्थ में जो है वो पढ़ना है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो जस्ट अवेयरनेस के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो है वो रिजल्ट देख लें, ऑलमोस्ट कितने लोग ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई कर रहे हैं। अब वो पहले वाले प्रॉब्लम्स नहीं है जहाँ पे बैड फ्लोर का कंसेप्ट था या बाकी मामला थे कि लोग पास ही नहीं होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब पासिंग परसेंटेजेस आई कैप के अंदर भी बढ़ी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एक सर हम अगर एनालिसिस करें बाकी फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ जो हमारे पास चॉइसेस होती हैं और उसके मुकाबले में सीए को अगर देखें तो क्या बेनिफिट्स आप देखते हैं, बाकी फील्ड में क्या बेनिफिट्स हैं एक स्टूडेंट को और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के क्या बेनिफिट हैं एक स्टूडेंट को, इसको ज़रा एलैबोरेट करेंगे सर? सर मैं इन दोनों में अगर इसे मैं एक्सप्लेन करूँ ना इस तरीके से कि नॉर्मली अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि एक बच्चा एफएससी के बाद बीकॉम करता है या एक बच्चा एफएससी के बाद बीबीए करता है, बीएस करता है, इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है। तो जैसे ही उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है और वो किसी जगह अप्लाई करता है तो उसे सबसे क्वेश्चन जो फेस करना पड़ता है वो ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि आपके पास क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। इसका मतलब है कि अब वो बच्चा जो जिसने एफएससी करने के बाद बैचलर ग्रेजुएशन किया, अब वो बच्चा जब तक एक्सपीरियंस गेन नहीं करेगा तब तक वो किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं जा सकता। तो कहाँ से बिल्कुल जूनियर लेवल पे से स्टार्ट कराया जाता है उससे और फिर वो ग्रेजुअली ग्रो करता है टुवर्ड्स मैनेजेरियल पोजीशंस। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सीए के अंदर जो एक सबसे मेजर डिफरेंस है दैट इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर। कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 3.5 इयर्स में जो उनके आर्टिकल्स होते हैं उसमें वो जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो उस एक्सपीरियंस की बेस पे जो है उन्हें फ्यूचर में जॉब्स ऑफर हो रही होती हैं। अब यहाँ पे अगर फ्रेश क्वालिफाइड सीए है तो आपको कभी भी ऐसा सुनने में नहीं मिलेगा कि वो किसी क्लैरिकल जॉब पे गया है या वो किसी अकाउंटेंट की बेसिक सी जॉब पे गया है। वो हमेशा आपको मैनेजेरियल रोल में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस की बेस पे कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि वो उस एक्सपीरियंस की बेस पे उसे जॉब्स ऑफर हो रही होती है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता जाऊं। मेरी एक स्टूडेंट थी उनके वालिद साहब एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटायर हुए थे और बिलीव मी कि उनका सीए क्वालिफाई नहीं हुआ था। वो सिर्फ आर्टिकल्स कंप्लीट करने की बेस पे उन्होंने उस फर्म को ज्वाइन किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बड़ी अच्छी पोजीशन तक पहुंचे।
तो ये बड़ा प्लस एडवांटेज है चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है और उनके लिए जॉब का ढूंढना इतना बड़ा मसला नहीं होता जैसे कि दूसरी फील्ड। सर एक और चीज़ मैं इस हवाले से एक छोटा सा किस्सा बयान करता चलूँ और फिर उसी हवाले से मैं रेफरेंस क्वेश्चन भी पोस्ट करूँगा। आज से तकरीबन 8-10 साल पुरानी बात है। मैं उस वक्त अपने यूफोन के करियर में जॉब पे था। तो जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने एक कैब यानी टैक्सी को रोका और मैं उसमें सवार हो गया। मेरे ऑफिस की ड्राइव तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव होगी। तो 15 मिनट की ड्राइव में मैंने देखा तो उसमें सामने डैशबोर्ड पे एक सीवी पड़ा हुआ था। सीवी पे मेरी नज़र पड़ी तो गोमल यूनिवर्सिटी का इंजीनियर था। तो मैंने उससे कैब ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है, किसका सीवी दे रखा हुआ है? तो उसने कहा ये मेरा सीवी। मैंने कहा आप इंजीनियर हैं? उसने कहा जी मैं बिल्कुल एक इंजीनियर हूँ और मैं तकरीबन 1 साल से जॉबलेस हूँ और मैं ये टैक्सी ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं जॉबलेस हूँ तो वो मुझे वापस बुलवा लेंगे और मैं वापस गाँव नहीं जाना चाहता। तो मैं इसी तरह सरवाइव कर रहा हूँ। आई सेड ओके, अगर आप ये सीवी मुझे हैंड ओवर कर दें तो मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ पे ये प्लेस कर दूंगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई जॉब मिल जाएगी, बट इंजीनियरिंग की नहीं मिलेगी। उसने कहा सर कोई भी जॉब हो मैं कर लूँगा। आई सेड ओके। जॉब वो सीवी मैंने ड्रॉप किया और उसको इवेंचुअली 2 हफ्तों के अंदर कॉल सेंटर के अंदर कॉल लेने की जॉब ऑफर होगी और उसने एक्सेप्ट भी कर ली। नाम भी मुझे पता है और बाकी डिटेल्स भी मुझे पता है, लेकिन मैं ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो लेकिन ये जब सिचुएशन देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक इंजीनियर जो कि प्रॉपर इंजीनियर था, क्वालिफाइड इंजीनियर था, जो कि ऑलरेडी पहले कहीं जॉब भी करता रहा, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं थी एंड इवेंचुअली ही हैड टू डू एन आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन जॉब। तो एक तो यूनिवर्सिटी कितनी मैटर करती है जब आप करियर चूज कर रहे होते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले रहे हैं। दूसरा कि आपको क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अदर देन क्वालिफिकेशन जॉब भी मिलती हैं या ज़रूरत पड़ती है उनकी, या आप अच्छी सिक्योर जॉब अचीव कर सकते हैं? इस हवाले से सर थोड़ा बताइए। देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है ये फुल फ्लैज एक पैकेज है। इसमें अगर मैं बात करूं कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद भी आपको फर्दर कुछ करना पड़ेगा, तो वो चॉइस पे बेस कर सकता है, नीड पे बेस नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी अब अगर मैं एक प्रिविलेज की बात करूं तो आपके भी नॉलेज में है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी का जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकते। तो वहां पे आके इनके पास एक बड़ा प्लस एडवांटेज आ जाता है। हमारे यहाँ देखें, अब नॉर्मली ये होता है कि लोग जॉब की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको जो है वो एक कह लें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। प्लेटफॉर्म। कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है? यस, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको कि आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी जॉब करना चाह रहे हैं तो आप बड़ी अच्छी किसी मैनेजरियल पोजीशन पे किसी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो करने के बाद मैं जॉब को ज्वाइन ना करूं, तो वहां पे आप जो है वो जॉब की बजाय अपनी जो है वो कंसल्टेंसी फर्म लॉन्च कर सकते हैं, एश्योरेंस के लिए ऑडिट फर्म लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कोई फर्दर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी हम सीए के साथ साथ क्या बीकॉम भी कर लें या हम जी क्या एमकॉम भी कर लें, तो ऐसी आपको कतई जरूरत नहीं है। ये एक फुल फ्लैज पैकेज है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आते हैं तो आप अपनी पूरी एफर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे लगाएं। कल को जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे सर्व कर रहे होंगे कंट्री को। अच्छा, थैंक यू सो मच सर आपके इस फीडबैक का। एक तो इससे हमें ये चीज़ पता चली कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा इसमें एक जो मेरा क्वेश्चन था वो आंसर नहीं हुआ कि जब हम डिग्री कर रहे होते हैं
हम यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली अगर मैं मेडिकल की डिग्री ले रहा हूँ तो किसी यूनिवर्सिटी से लूँगा, इंजीनियरिंग की ले रहा हूँ तो किसी यूनिवर्सिटी से लूँगा, फिर इसमें बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, तो वो अपनी अपनी जो है डिग्रीज़ देते हैं, जिसकी बेसिस पे फिर जब आप मार्केट में आते हैं तो मार्केट में आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। तो इसमें चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी मैटर करती है सर? सर देखें, यूनिवर्सिटी लेवल पे और डेफिनेटली हमारे यहाँ एक जो है वो इसी तरह से इसे कंसिडर किया जाता है कि अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो जनाब आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा जी, मैंने फलां यूनिवर्सिटी से किया है। बेस्ड ऑन के उस वो यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, कितने अरसे से सर्व कर रही है, और वहाँ पे जो फैकल्टी है वो कैसी है। अब नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे सामने ये चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ अब वो भी बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन हो गई हैं। मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, नाम नहीं मैं लेता, तो आपको पता चलेगा जी कि जनाब ये वाली जो यूनिवर्सिटी है इसका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका फलां डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। इसी तरह से जी यूनिवर्सिटी में जी इसका फलां डिपार्टमेंट अच्छा है, फलां डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। ये मैटर करती है ये चीज़ जब हम लोग बाहर जाते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जब आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए आते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशन जो आपने चूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब में शायद आपसे ना पूछा जाए कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहाँ से की है, लेकिन आपके लिए एक्सपीरियंस मैटर करेगा उस इंस्टीट्यूशन का, कि उस इंस्टीट्यूशन में कितने एक्सपीरियंस लोग थे जिनसे पढ़ के आप लोग आगे जा रहे हैं। क्योंकि ये चीजें जो आप लर्न कर रहे हैं, ये चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको जो है वो फेस करनी है जाके। तो यहाँ पे अगर टीचर एक्सपीरियंस्ड होगा, टीचर आपको जो है वो एक एक्सपोजर दे रहा है प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ से भी विद द एजुकेशन, तो फिर आप उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से और उतना ही जल्दी सीए को कंप्लीट करना आसान होगा। तो यहाँ पे ये मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशंस मैटर ना करते हों एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू, लेकिन उस जगह से जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो मैटर करेगी, वो एक्सपोजर मैटर करेगा आपके लिए। जब वहां पे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस होंगे तो ये चीजें आपके बैकबोन के तौर पे आपके पीछे हेल्प कर देगी। राइट सर। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की जो स्टैंप है आपकी डिग्री ऊपर वो बहुत मैटर कर रही होती है। यानी अगर आपने कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी से डिग्री की है और वो यूनिवर्सिटी अगर मार्केट में उसका ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, उसके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी की बेसिस पे आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, अदर देन आपकी अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जैसा आपने इंटरव्यू दिया है उसके अलावा आपकी डिग्री मैटर कर रही होती है। तो ICAP यानी CA के लिए आप बेशक जिस इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ रहे हों, आपको डिग्री अवॉर्डिंग या जो आपको अवार्ड मिलती है एंड में कि CA की आपने CA कर ली है तो ICAP अवार्ड करता है। तो वो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, आपके पास सर्टिफिकेट एक यूनिवर्सल होगा कि आपने CA एक ऐसी इंस्टीट्यूशन से किया। उसके बाद जिस कॉलेज को आप चूज़ करते हैं, जैसे सर ने आपसे अभी कंफर्म भी किया कि वो वहाँ के टीचर्स मैटर कर रहे होते हैं, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का एनवायरनमेंट मैटर कर रहा होता है कि किस किस्म के एनवायरनमेंट में आपको जाकर पढ़ना पड़ रहा है और उसके बाद वो उन्होंने आपको प्रिपेयर कैसा किया। ऑब्वियसली जब आप CA करते हैं तो इसमें सर जो हैं वो मुझे थोड़ा मज़ीद मैं उनसे चाहूँगा कि वो मुझे हेल्प आउट भी कर दें कि जब आप CA का पहला एक लेवल होता है AFC के बाद सेकंड लेवल होता है CAP और उसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए चले जाते हैं। तो आर्टिकलशिप में जाने तक का जो आपका सफ़र है उस वक्त तक आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कितनी मैटर कर रही होती है कि आपने जब इंटरव्यू देना है तो वहाँ पे ज़ाहिर है आप भी दे रहे होंगे और आपके साथ हो सकता है 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरव्यू देने के लिए आएँ। तो आप में और उनमें क्या चीज़ होगी
जो फ़र्क डालेगी। मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूशन सर से पूछते हैं कि सर आपका क्या ख्याल है कि आप उस वक्त क्या चीज़ डिफ़र करेगी। आप जो हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल राफ साहब। ये चीज़ ये बच्चे सबसे पहले स्टेज में फेस करते हैं जब इनकी फर्म में इंडक्शन होती है, क्योंकि फर्म के अंदर जब इंडक्शन होती है तो डेफिनेटली सारे पाकिस्तान से जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके होते हैं, कैफ लेवल क्वालिफाई कर चुके होते हैं, तो उन लोगों का टेस्ट लिया जाता है और फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग की आपने बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कैफ क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वो बच्चे जो है किसी अच्छी ऑडिट फर्म के अंदर जो है इंडक्ट नहीं हो सके। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये नहीं थी कि उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, ऐसा नहीं था। उसकी रीजन उनकी पर्सनैलिटी थी। उसकी रीजन ये थी कि उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थी, कि वो उनकी कम्युनिकेशन के अंदर गैप था, वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। फिर इसी तरह से जो आपके गेस्चर्स होते हैं, इसी तरह से फिर आपकी जो लर्निंग होती है एट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आप ग्रुप के अंदर भी लर्न कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी लर्न कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को एक शेप दी जा रही होती है प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे के अंदर, जिससे आप यू लुक लाइक एज अ प्रोफेशनल। जब आप जाते हैं किसी भी इंटरव्यू के अंदर, जैसे मैंने इंडक्शन की बात की, इंडक्शन का टाइम हो या उसके बाद आपकी कहीं पे जॉब इंटरव्यू हो, तो ये चीज बड़ा मैटर करती है कि आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं और वहां से आप क्या सीख के आ रहे हैं। ठीक सर, अब हम इसको आगे ज़रा लेके चलते हैं कि ठीक है हमने कम्पीट, अच्छा जब सीए जब मार्केट में जाता है तो वो किस किस से कम्पीट कर रहा होता है सर? उस वो कौन कौन से डिग्री होल्डर्स के साथ कम्पीट कर रहा होता है? यूनिवर्सिटी की कौन सी डिग्रीज उसके साथ कंपटीशन में होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कम्पीट करता है तो पोस्ट पे, इस पे ज़रा बताएं सर। देखें, कुछ तो पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कंपटीशन में कोई भी नहीं होता, ठीक है जी। और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कंपटीशन में ACMS भी होते हैं, ACCS भी होते हैं, वहाँ पे MBAs भी होते हैं, वहाँ पे MS के लोग भी होते हैं। इस तरीके से ये वेरी करता है ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ दैट जॉब, कि उस जॉब की नेचर क्या है। तो नॉर्मली जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात होगी, जहाँ पे एक्सपर्टीज की बात होगी, वहाँ पे फिर सीएस को कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ इंटरनल ऑडिट की, अगर कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में नॉर्मली प्रेफर किया जाएगा आपको। इसी तरह से फाइनेंस है, वहाँ पे आप कम्पीट कर रहे होंगे डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ। इसी तरह से लाइक एक्सटर्नल इंश्योरेंस की बात की जाती है, तो आप कंपीटेबल है ही नहीं, कोई कंपेटिटर हो ही नहीं सकता आपका वहाँ पे, सिवाय दूसरी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के। तो ये बेस ऑन दी नेचर ऑफ दैट जॉब जो है ये करेगा। अच्छा, इस पे सर थैंक यू। ये हमारी जो बात हुई कि जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जब भी आप अपना एफएससी लेवल के बाद जो आप करियर चूज़ कर रहे होते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी के हवाले से हमने डिस्कस भी किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बेनिफिट हासिल है कि उसकी जो ड्यूरिंग द स्टडी ही वो आर्टिकलशिप में प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने चला जाता है। तो जॉब सिक्योरिटी सर कितनी हद तक कंफर्म हो जाती है जैसी वो आर्टिकलशिप करता है? यानी अगर हम बाकी फील्ड से कंपैरिजन करें तो जॉब सिक्योरिटी कितनी है सीए की? देखिए, जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी का ताल्लुक है, अभी मौजूदा जो वबा है, अल्लाह ताला सारों को महफूज रखे। आमीन। अब देखिए कि यहाँ पे इस वबा में कितने लोग हैं जिनकी जॉब जो है वो लुटती है, ठीक है। वो तहाशा लोग हैं जो बेरोजगार हैं, लेकिन अगर आप उनकी रेशो चेक करेंगे प्रोफेशनल्स, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे रेशो बहुत कम है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक मेजर रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को लीड कर रहे हैं, तो आप यूं समझ ले कि यू आर द बैकबोन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नॉर्मली आप लोगों को फिट नहीं करती। उसकी रीजन होती है,
आप उनके सारे मामला, जो भी उनके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आप सारे उनको देख रहे हैं। आप उनके जितने भी दूसरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, बाकी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, आप उन सारों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो बेसिकली आपका रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए बोला जाता है कि नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आपको बहुत कोई रेयर केस ऐसा मिलेगा जिसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और वो किसी जगह जॉब नहीं कर रहा या आपको बेरोजगार मिल रहा है। ऐसा बड़ा ही कोई मतलब 100 में से कोई एक आधा बंदा आपको ऐसा नजर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपके पास जॉब नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, अगर कोई जॉब करना चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फिर वो क्या कर सकता है? सर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप पैकेज की बात की, सोल प्रोप्राइटरशिप आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म बंद कर सकते हैं इजीली। आप टैक्स कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप इंश्योरेंस की सर्विसेज दे सकते हैं, ऑडिट। इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट बिजनेसमैन है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी वो एक नॉर्मल जो करके आ रहा है, बिजनेस स्टडीज करके आ रहा है, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी बिजनेस के अंदर जो है वो उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटी। ये कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं है कि जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने कर ली है तो अब आप सिर्फ ऑडिटर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक सर। सर थोड़ी सी आवाज़ आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है, तो उसकी क्या रीज़न होगी सर? एक्चुअली ये डिस्कशन थोड़ी सी आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, सिग्नल इशू है, तो उसके लिए मालूम साहब मैं आपसे। चलें सर, हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह भी आपकी बात को गौर से सुन सकें। अच्छा सर, आप पहले शुरू में बता रहे थे कि कॉस्ट एनालिसिस आप एक बता रहे थे कि एक बंदा जो कोई और फील्ड चूज़ करता है, एक स्टूडेंट फ़र्ज़ करें डॉक्टर बनने जा रहा है या इंजीनियर बनने जा रहा है या एमबीए करने जा रहा है, उसको वो उसके कंपैरिजन में सीए के अंदर कितने उसको फ़ी का कंपैरिजन है, कुछ इसके वाले से बताइए। सर अगर इसको आप कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ बीबीए के साथ, तो आप देखिए कि बीबीए में 8 सेमेस्टर्स हैं और मेरा नहीं ख्याल कि किसी यूनिवर्सिटी में बीबीए का एक सेमेस्टर जो है वो 50,000 से कम का होगा। तो 8 सेमेस्टर की सिर्फ वो फीस है जो कि ट्यूशन फी के तौर पे आपने पे करनी है, तो ये ऑलमोस्ट 400,000 रुपीज बन जाते हैं आपके। और इस फीस के अलावा जो बाकी मामला हैं, एग्जामिनेशन फी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के पैसे हैं, असाइनमेंट्स हैं, बाकी मामला हैं, तो ये तकरीबन आपकी ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि ये 6 से 7 लाख पे चले जाता है। तो अगर आप बीबीए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसमें आपका 100,000 पर सेमेस्टर, 100,000 से कम है ही नहीं। और ये भी सर बैचलर लेवल, 75,000 पर सेमेस्टर। ये भी बैचलर जी लेवल है। बैचलर्स की बात हम कर, मास्टर्स की बात जी करेंगे क्योंकि हमारा सीए जो है वो मास्टर लेवल के इक्विवेलेंट है ना, तो हम एमबीए तक इसको ज़रा कैलकुलेट करें, एमबीए तक कितनी होगी? हाँ जी ऐसा ही है। अब देखिए ना, इसके बाद अगर आप एमबीए की तरफ जाते हैं तो अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटी की के जो सबसे कम पैसे ले चार्ज कर रहे हैं, मतलब सबसे कम फी चार्ज कर रहे हैं, तो एमबीए तक जाने में आप कम से कम 8 से 9 लाख रुपया लगा चुके होंगे उसमें, बड़े स्थान से बीबीए और एमबीए। तो इसी तरह से आप इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं, अगर आप इंजीनियरिंग में बीएस इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो अगेन वही बात है कि जो अगर सबसे कम फी वाली यूनिवर्सिटी है वहां पे 70 to 80,000 पर सेमेस्टर चार्ज किया जाता होता है। इसी तरह से मेडिकल पे तो हम पहली बात की कि वो तो पहले मिलियंस की बात है, वो तो आपकी स्वाय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के उनको बाकी को देखने तो वो तो फी ही उनकी बहुत ज्यादा है। और फिर मेडिकल के अलावा अगर आप इस तरफ आते हैं तो प्रॉब्लम भी वही है
कि आपने 8 से 10 लाख रुपया खर्च कर लिया है और 8 से 10 लाख रुपया खर्च करने के बाद आप जब मार्केट में जाते हैं तो विद नो एक्सपीरियंस हैं और आपको अगेन बिल्कुल बेसिक लेवल की जॉब से जो है वो आप लोगों को जो है वो जॉब दी जाती है। यहाँ पे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हम इसको दो फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक फेज हमारा जो आर्टिकलशिप से पहले का फेज है और दूसरा फेज हमारा जो आर्टिकलशिप के बाद का फेज है। जो आर्टिकलशिप के पहले का फेज है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एएफसी लेवल और कैफ लेवल। और जो हमारा सेकंड फेज है आफ्टर जो है वो आर्टिकलशिप, उसके अंदर हमारे एक सी फैप है और एक एमएससी लेवल है। टोटल वहां पे 8 पेपर्स होते हैं। तो ये जो आर्टिकलशिप से पहले वाला फेज है एएफसी और कैफ लेवल, सीए के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी फेज में होगी। मतलब मैं इसको आपका एक्सपेंस नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पहले दो लेवल में, एएफसी लेवल और कैफ लेवल। अगर आप एएफसी लेवल और कैफ लेवल अगर आप इन दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर देख लें तो ये तकरीबन आपका 2 सालों के अंदर इसमें फी वगैरह और बाकी सारी चीजें मैं ऐड कर लूं तो ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए। ठीक है, मतलब उसमें आपकी एग्जामिनेशन फी भी इंक्लूड है, उसमें आपके जो है वो कॉलेज के ट्यूशन फी वगैरह, रजिस्ट्रेशन है, बाकी मामलात हैं और उसके अलावा जो एक्सपेंस है तो आप कह लें कि 3.5 लाख रुपए तक कह लें, 4 लाख रुपए तक कह लें, ये आपके इनिशियल फेज के जो है वो एक्सपेंस है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरी आवाज डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही? नहीं सर, अब क्लियर होगी सर। जी ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि स्टूडेंट जैसे ही अब आर्टिकलशिप ज्वाइन करता है तो वो पेड होती है। मतलब स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है जब से उसके आर्टिकल्स प्रॉपर रजिस्टर हो जाते हैं विद द फर्म। और ये स्टाइपेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आके जाके आप सी फैप के पेपर्स वगैरह पास करते हैं, एमएससी लेवल के पेपर पास करते हैं तो ये स्टाइपेंड आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं मतलब जिन्हें हम जानते हैं कि जनाब उन्होंने कैफ लेवल तक जो है वो कहते हैं जी कैफ लेवल तक जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमने पेरेंट्स से लेके पैसे लगाए और कैफ लेवल के बाद जो है वो उसी स्टाइपेंड में से जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की फी वगैरह जो है वो पे कर रहे होते हैं और एग्जामिनेशन फी पे कर रहे होते हैं। तो आप ये समझे कि ये इनिशियल लेवल पे सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद से ये आउटपुट होना मिलना आपको शुरू हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड और फिर ये आपके लिए आसान हो जाता है। और फिर आप ये देखें कि इस इन्वेस्टमेंट से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन जब आप किसी जगह पे जॉब करने जाते हैं तो वहां पे आप लोग जो है वो एक बड़े अच्छी पोस्ट पे जाते हैं और विद वेरी गुड पैकेज जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वही वाला पैकेज होगा लाइक अभी अगर आप देखते हैं मौजूदा सूरत हाल तो वो 25-30 हजार रुपए के ऊपर एक एमबीए को इंडक्ट किया जा रहा होता है, नॉर्मली किसी जॉब पे रखा जा रहा होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मामले में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो फ्रेशली क्वालिफाइड होते हैं नॉर्मली जो देखा जाता है वो 100,000 प्लस पे जा रहे होते हैं नॉर्मली। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो 80,000 90,000 से जो है वो स्टार्ट ले रहे होते हैं। अदरवाइज मोस्टली लोग जो है वो 100,000 प्लस पे जो है उनका पैकेज स्टार्ट हो रहा होता है। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कॉस्ट को कि एक कॉस्ट आप लगाते हैं किसी दूसरी जगह पे दूसरी क्वालिफिकेशन के लिए और एक आपकी इन्वेस्टमेंट है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आप बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहां पे इतने ज्यादा पैसे लगाने के बाद भी आप किस लेवल से जॉब शुरू कर रहे होते हैं और मैक्सिमम आपकी ग्रोथ क्या होती है और यहाँ पे आप किस लेवल से शुरू करते हैं और आपकी ग्रोथ क्या होती है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और फॉरेन कंट्रीज में जो है वो सर्व कर रहे हैं, आपको ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिलेंगे जो 2 मिलियन 3 मिलियन तक भी वहां से जो है वो सैलरी जो है वो ले रहे हैं।
अच्छा सर, एक और जो चीज़ है वो ये कि ये हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो एजुकेशन है ये कितनी एजुकेशन लेवल के इक्वल, बाकी अगर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से कंपेयर करें तो किस लेवल पे आती है? देखें, एचईसी की तरफ से इसकी प्रॉपर रिकॉग्निशन है। एचईसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को मास्टर्स के इक्वल कंसिडर करता है। 16 ईयर एजुकेशन, मतलब अगर एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेता है लेकिन वो कहता है कि मैं रिसर्च की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं एमएस करना चाह रहा हूँ, मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए डोर्स ओपन है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद डायरेक्ट एमएस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो एचईसी की तरफ से ये प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड है। कुछ अर्सा पहले तक एचईसी की तरफ से ये रूल था कि आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता था। अब वो भी कंडीशन खत्म हो गई है। एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन है कि जहां पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कंसिडर किया जाएगा वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा। राइट, और इस मास्टर के बावजूद भी आपको फर्म में एक अच्छे लेवल पे जॉब मिल जाती है। ठीक सर, और अगर टाइम हम कैलकुलेट करें तो टाइम कितना लग जाता है सर इसको करने के अंदर? लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, वो नॉर्मली जो हम लोग बयान कर रहे होते हैं वो 2 इयर्स आपके आर्टिकलशिप से पहले और 3.5 इयर्स आपके ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। तो 3.5 साल आर्टिकलशिप के जिसमें आपने ट्रेनिंग लेनी है, प्लस 2 साल आर्टिकलशिप से पहले वाले जिसमें आपने एएफसी और कैफ लेवल करना होता है। तो जो एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है वो तकरीबन 5.5 साल बनता है इसका टोटल। तो ये 5.5-6 साल के अंदर जो है नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो इसे कंप्लीट कर लेता है। ये आप एवरेज स्टूडेंट बता रहे हैं या फिर अबव एवरेज भी इसी में ही करता है? नहीं, देखें, ये मैटर करता है कि आप कितने फोकस्ड और कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मतलब मैं बहुत आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा, आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आप कंसिस्टेंटली टाइम देते हैं अपनी स्टडी को और आप प्रॉपर उसे लेके चल रहे हैं, तो ये 5.5 से 6 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सही, इतना ही टाइम लगता है आपके मास्टर्स लेवल पे आने में भी बाकी इंस्टीट्यूशन से अगर आप करें। अच्छा सर, आपने सैलरी भी एक्सप्लेन कर दी कि एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो 25-30 मिलियंस तक भी सैलरी ड्रॉ कर रहा होता है इंटरनेशनली। लोकल पाकिस्तान में सर कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी ड्रॉ करता है? सर, वेरी कर रहा है ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यहाँ पे आपको पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएंगे जो मिलियन से अबव ले रहे हैं। जी 2 मिलियन से अबव वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है जहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो आपको जो रेंज है आपकी 500,000 से 1 मिलियन तक की, 5 लाख से 10 लाख तक, इसमें तो बहुत सारे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल जाएंगे जो फॉल कर रहे होंगे। ये एक नॉर्मल रेंज है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद आपके पास तकरीबन कोई 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल रेंज है जिसमें आप फॉल कर रहे होते हैं। आगे फिर आप ग्रेजुअली जैसे जैसे आप प्रमोट होते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये सैलरी होती जाती है। ठीक सर। अच्छा सर, कुछ हम स्टूडेंट्स हमारे पास चैट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम चैट में से क्वेश्चंस भी ले लेते हैं और फिर हम जो है जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो हम उनको माइक अनम्यूट करके भी ऑप्शन दे देंगे कि वो अपना क्वेश्चन पूछ सकें। ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो पूछ रही हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट कितने टाइम में सीए कर लेता है, 70 to 80% मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है। तो इसका आपने कुछ आंसर पहले भी दिया सर, दोबारा अगर दे दें इनको। देखें, बेटा, मैं बात ये इस तरह से करूंगा कि ये 70-80% मार्क्स यहाँ पे शायद मैटर ना करें, क्योंकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ जाते हैं तो दो चीज़ें ही मैटर करती हैं। एक आपका हार्ड वर्किंग होना और दूसरा आपका डिटरमिन्ड होना, मतलब कॉन्स्टेंटली आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आज का काम जो मिला वो आज नहीं कर रहे, वो उसे छोड़ रहे हैं और आपके जहन में है कि सेमेस्टर एंड में जाके हम उसे एक ही दफ़ा में कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो अगर एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है जो रोज़ाना का काम रोज़ाना कंप्लीट कर लेता है
और चीज़ों को पिक करने में उसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। वो नॉर्मल 6 साल के अंदर, मतलब 5.5 से 6 साल का जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसके अंदर-अंदर वो कंप्लीट कर लेता है सीए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर कि थैंक यू वेरी मच, पहले तो आपने उनका दोबारा से आंसर भी दे दिया। दूसरा क्वेश्चन उन्हीं का ही है कि बिग फोर में इंडक्शन के लिए एएफसी और कैफ के पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ज़रूरी होते हैं, ये बात ऑथेंटिक है? और बिग फोर का और क्या क्राइटेरिया होता है? एक स्टूडेंट एएफसी और कैफ में कैसी परफॉर्मेंस करे ताकि वो बिग फोर में इंडक्शन कर ले, तो ये भी आप बता दें। देखिए, नॉर्मली तो ये है कि नॉर्मली अगर आप विद इन ड्यू टाइम इसे कर लेते हैं, मतलब 2 साल के अंदर-अंदर आप जो है वो एएफसी और कैफ क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आपकी इंडक्शन हो जाती है। मतलब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इंडक्शन नहीं बोलूँगा, मैं आपके चांसेस बोलूँगा कि आपके चांसेस जो हैं, वो बिग 4 के अंदर जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि आपकी इंडक्शन वहाँ पे हो जाएगी। बाकी अगर ड्यूरिंग दीज 2 इयर्स अगर आपका कोई सब्जेक्ट, एक आधा सब्जेक्ट कोई फेल हो जाता है, तो उससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके इंडक्शन पे, क्योंकि आप वो ड्यू टाइम में कर चुके होते हैं। तो नॉर्मली अगर आपका टेस्ट ठीक हो जाता है, इंटरव्यू आप में आप ठीक रहते हैं, तो आप इंडक्शन हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन है कि जो ये मिलियनियर सीएज होते हैं, इनकी सैलरी क्या इंटरेस्ट बेस होती है या इंटरेस्ट के बगैर भी हो सकती है? नहीं बच्चे, इंटरेस्ट का तो सैलरी से तो कोई ताल्लुक नहीं है कि इंटरेस्ट बेस्ड की सैलरी हो, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप सर्व किसे कर रहे हैं। लाइक अगर आप जैसे किसी अच्छी फर्म की बात करते हैं, जैसे आप किसी अच्छी कोई मल्टीनेशनल फर्म है, या जैसे आपके पास कोई एक बड़ा ग्रुप है और आप उस बड़े ग्रुप को सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे आपकी जो स्किल्स हैं वो इन डिसीजन मेकिंग यूज हो रही हैं, और आपकी प्रेजेंस वहाँ पे मैटर कर रही है, तो इसलिए आप लोगों को पे भी उसी तरह से किया जाता है। तो ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है, ये सैलरी ही होती है, इसका इंटरेस्ट से ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, इस क्वेश्चन को शायद मैं इस तरह से रिफ्रेश करूं कि कुछ कंपनीज होती हैं जो कि इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही होती हैं, तो उधर आप अगर जॉब पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट बेस्ड काम की वजह से सैलरी मिल रही है। तो अगर उस रेफरेंस में आप बात कर रही हैं तो देर आर अदर फर्म्स जो जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है, यू कैन चूज़ टेलीकॉम सेक्टर। उसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड सैलरीज नहीं है। फिर इस पे हमारी पिछले वेबिनार्स में भी बात हो चुकी है कि हमारी बहुत सारे इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे हैं, वो भी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं फॉर वर्किंग आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि आप कंपेयर कर दें एमबीबीएस को सीए के साथ, तो सर ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं आपस में? देखें, कंपैरिजन की बेस कोई नहीं है इसमें, क्योंकि एमबीबीएस जहाँ मेडिकल फील्ड है वो टोटली एक डिफरेंट फील्ड है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो टोटली एक डिफरेंट फील्ड है। तो अगर आप मुझे बोलें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी को मैं कंपेयर कर दूं किसी और कॉमर्स मतलब बिजनेस बेस्ड स्टडी के साथ, तो वहाँ कंपैरिजन पॉसिबल है। ये असल में ये बेस नहीं बनती, कोई मेडिकल की और कॉमर्स की बेस नहीं बनती कंपैरिजन। अगर जॉब के हवाले से बात करें सर? कि देखें, जॉब के हवाले से भी अब यहाँ पे अगर आप मेडिकल की बात करते हैं, तो जो बच्चे मेडिकल फील्ड को ज्वाइन करते हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हाउस जॉब उन्हें जॉब ऑफर हो जाती है, उन्हें जो है वो जॉब मिल रही होती है। इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है, आप जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में का सीए क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जॉब्स का इश्यू नहीं है। जॉब्स वहाँ पे भी इशू नहीं है, यहाँ पे भी इशू नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस उसकी कॉस्ट पे है, कि आप कितनी कॉस्ट लगाने के बाद उससे आप बेनिफिट कितना हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो कॉस्ट के हिसाब से बहुत कम है विद कंपैरिजन टू मेडिकल साइंसेस। और लेकिन जो सैलरी वगैरह की आप बात करते हैं, तो तकरीबन
उतनी और उनसे ज़्यादा भी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और कंपैरिजन सर मेरे जो जहन में है वो ये है कि जब एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर जब बन रहा होता है और हाउस जॉब कर रहा होता है, तो उस हाउस जॉब के ड्यूरिंग उसकी मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट्स, जो ये एक इम्पैक्ट है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता कि उसको मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्ट में काम करना पड़े। हाँ, थोड़े प्रोलॉन्ग आवर्स उसने आर्टिकलशिप में करना होता है और वो भी उसकी लर्निंग का पार्ट होते हैं, लेकिन नाइट शिफ्ट्स उसकी नहीं लगती जैसे मेडिकल डॉक्टर की लगती हैं। और अगर आप डॉक्टर से इसका फीडबैक लें तो ये फैमिली लाइफ बहुत इफेक्ट करता है, और ख़ास तौर पे ऐसे डॉक्टर्स जो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, तो फिर दोनों की मुलाकात भी कम ही होती है। एक सुबह जाता है, एक शाम में जाता है, तो वो बस कभी कभी शक्ल देख लेते हैं, तो ऐसे भी हालात होते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ये मसाइल नहीं होते। तो इस हवाले से अगर आप कंपेयर करें तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट लीड करते हैं। मेडिकल के अपने फ़ायदे हैं, उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन है, उसमें स्पेशलाइजेशन पे भी मैटर कर रहा होता है। अब हर फील्ड वहाँ पे भी एक डिफरेंट फील्ड है और उसका जो स्कोप है वो डिफरेंट है। कुछ फील्ड्स बहुत कॉमन फील्ड हैं जैसे सर्जरी है, ठीक है, और अब तो वो भी बहुत एक्सपैंड होगी, हर चीज़ में रिसर्च हो रही है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड एज अ होल ही एक्सेप्टेबल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको कोई स्पेशलाइजेशन फर्दर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ क्वेश्चन है सर, जैसे कोई पूछ रहे हैं कि सीए और एसीसीए का कंपैरिजन कर दें, तो सर ये कंपैरिजन हो सकता है? सर देखें, एसीसीए और सीए अगेन बात वही है, अगर आप एसीसीए और सीए को कंपेयर करवाते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह से है, लाइक अगर आप एसीसीए की बात करें तो अब उसको आप अगर मुझे कहें कि आईसीएडब्ल्यू के साथ कंपेयर कर दूं मैं सीए के साथ, क्योंकि इंग्लैंड में, यूके में चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है आपकी वो आईसीएडब्ल्यू के अंडर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है। तो एसीसीए जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर आप मुझे कहते हैं कि सीए और एसीसीए को कंपेयर करें तो दोनों के अपने मेरिट्स हैं और अपने डीमेरिट्स हैं। तो बाई चॉइस कुछ लोग बाई चॉइस एसीसीए को चूज करते हैं और कुछ लोग बाई चॉइस नहीं करते। लाइक उन लोगों का प्लान बन रहा होता है कि जी फर्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लें, फंडामेंटल उसका लेवल, और जो प्रोफेशनल लेवल है उसके लिए वो वहाँ पे यूके में जो है वो एप्लीकेशन देते हैं कि जी हम यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हैं इसे। तो वो बाय चॉइस भी हो सकती है और बाय जो है वो नीड भी हो सकती है। और जो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ अगर आप उसे कंपेयर करते हैं तो मैंने आपको साथ एक चीज़ पहले ही शेयर की कि इन पाकिस्तान जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वही है जिसने आई कैप के थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो अपनी कंप्लीट की है। राइट सर। एक और क्वेश्चन ये है कि बिजनेस किस तरीके का कर सकता है जी सीए? कोई भी बिजनेस कर सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस होते हैं जो कि सीए करता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो चॉइस इज योर्स। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कतई नहीं मना करेगी आपको, वो आपकी अपनी चॉइस पे है, आप जो सा भी बिजनेस चूज करना स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, जहाँ तक फील्ड का ताल्लुक है तो नॉर्मली क्योंकि बिजनेस से ताल्लुक है तो लोग नॉर्मली कंसल्टेंसी फर्म्स बनाना प्रेफर करते हैं कि अपनी फर्म बना लें और उसके थ्रू जो है वो सर्विसेज दें। लेकिन आपको रेडी लगाता हुआ कोई नहीं नजर आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ जी। तो वो वाला बिजनेस तो प्रेफरेबल है कि वो ना करे जिसकी उसकी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक सॉफ्ट स्किल है, तो आप एक सॉफ्ट स्किल में ही जा सकते हैं और उसी को फिर आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें आपके पास फर्दर आगे जाने के भी चांसेस हैं, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप किसी और फील्ड में जाना चाहेंगे तो वो नहीं आप जा सकते, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन आप जा सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो टैक्स और लीगल फील्ड में जा सकता है? शायद यही लिखा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि वो टैक्स और लीगल जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, कोर कॉम्पिटेंसी एरियाज क्या हैं आपके? अकाउंटेंसी, फाइनेंस, टैक्सेशन, यही हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा, बाहर पाकिस्तान से जॉब मिल जाती है सीए को? मिल जाती है जी।
बार कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, जॉब बिल्कुल मिल जाती है। अगर आप आई कैप को वेबसाइट विजिट करें और वहाँ पे आप जाके देखें कि आई कैप के कितने मेंबर्स, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 30 to 35% थे या कितने परसेंट जो मेंबर्स हैं वो इस टाइम पे आपके फॉरेन कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, और आपके पास बाहर जाके फर्दर एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटीज होती है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बेस पे आपको डिफरेंट एग्जाम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं, और आगे फर्दर एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सर इसी वाले से एक वेबिनार था जिसमें हमारे पैक के जो सेंट्रल प्रिंसिपल है जाफर हुसैन साहब, उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि जब आप एक पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बाहर जाके compete करता है, आपको पता है कि दुनिया में काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करा रहे हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स का बोर्ड है, फिर आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड है, फिर ये एशिया पैसिफिक में आपका मलेशिया का बोर्ड है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है। तो जब आप बाहर जाके compete कर रहे होते हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे इन सब के साथ compete करते हैं। तो क्योंकि वो जो हमारे सेंट्रल प्रिंसिपल थे वो आई कैप के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर जब वो बाहर गए थे तो उन्हें बाहर से फीडबैक ये मिला था कि इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उससे पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मोर कम्पिटेंट एंड विलिंग टू वर्क होता है एज कम्पेयर टू एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर ट्रू और नॉट, बट दैट्स हिज स्टेटमेंट विच आई एम रिकोटिंग हियर। तो जॉब ज़रूर मिल जाती है और अच्छे पोस्ट पे जॉब मिल जाती है। अच्छा, ये जो सवाल है लिटिगेट इन कोर्ट्स बिटवीन कंपनीज, ये सवाल पूछ रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो टैक्स और लीगल फील्ड के अंदर लिटिगेट इन कोर्ट्स और कंपनीज के बीच में ऐसा कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखें, वो तो बात ये है कि आपकी जॉब नेचर पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह की नेचर की जॉब कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो आप मुझे कहें कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लग सकता है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, उसके लिए तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। तो देखें, जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे खिदमात दे सकता है, वहाँ पे वो बिल्कुल जरूर देगा। जहाँ तक लिटिगेशन के मामलात हैं या बाकी मामलात हैं, तो वो नेचर पे डिपेंड कर सकता है। मतलब आप एक कंसल्टेंसी फर्म बनाई हुई है आपने, और वहाँ पे आप जो है वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और वहाँ पे कोई ऐसा मैटर आ जाता है जो आप एससीसीपी में लेके जा रहे हैं या किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो क्वालिफिकेशन क्या है और वहाँ पे आपका रोल क्या है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और सवाल सर ये है कि सीए की जो एजुकेशन है, सीए का क्राइटेरिया भी लो है, फ़ी भी कम है, एडवांटेजेस भी बहुत हैं, फिर स्टूडेंट क्यों नहीं आते इस फील्ड में? सिर्फ 100,000 के करीब स्टूडेंट क्यों हैं जो आई कैप में रजिस्टर्ड हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के सवालों की अक्कासी कर रहा है, तो ये स्टूडेंट का बड़ा अच्छा सवाल है। तो सर इसका क्या जवाब दें? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैंने पहले भी बात की कि अवेयरनेस का बड़ा प्रॉब्लम है। पैक जितनी एफर्ट कर रहा है, पैक इस्लामाबाद इवन, तो आप देख लें कि प्रॉपर वेबिनार्स कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर जो है वो लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं कि आप लोग सीए में आए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें। अब बिलीव मी के मेरे अंकल एक हैं, उन्होंने मुझे परसों कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं अपने बेटे को जो है वो चार्टर सीए करवाना चाह रहा हूँ, लाहौर में रहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं सीए करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सीए के बारे में गाइड करें। और आप मानेंगे मेरी बात कि वो जो मेरे अंकल हैं वो इस टाइम पे एक बैंक में मैनेजर हैं। मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठा हुआ बंदा सीए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रख रहा, वो इंफॉर्मेशन चाह रहा है तो उसे इंफॉर्मेशन दी जाए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, किस तरीके से आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस का है। अभी तो मामलात बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं, लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जो है वो आ रही हैं,
उन्हें पता चल रहा है कि यार अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कोई चीज़ है, हम भी सीए कर सकते हैं। आप मेरी बात करें तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में सुना 2000 में। मैं छोटा था उस टाइम पे। मुझे जो है वो एक साहब, बस किसी तरह से इत्तेफाक हुआ, वो बता रहे हैं कि जी मेरा जो भाई है ना वो सीए कर रहा है। तो मेरे लिए वो अजीब ही चीज थी कि ये सीए क्या होता है यार, मतलब बीए सुना है, एफए सुना है, ये सीए क्या है। तो यहाँ पे अवेयरनेस का बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। और वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और यहाँ प्रॉब्लम लोगों की ये है कि अगर आपको एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस इंस्टीट्यूशन से राब्ता करें, इंस्टीट्यूशन आपको गाइड करेगा कि उसके बारे में कि आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों के पीछे बिलीव करते हैं। वो बिलीव करने का नुकसान ये होता है कि एक अच्छा बच्चा, काबिल बच्चा जो सीए कर सकता है, वो बेचारा सीए नहीं कर पाता और वो नॉर्मल लोगों की तरह एक जो आम जो डिग्रीज हैं उन्हीं में फंसा रहता है। अच्छा सर, एक और सवाल। थैंक यू, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव इस बात का जवाब दिया। एक आपके बारे में सवाल है कि सर आप क्या पढ़ाते हैं पैक में? जी, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। कैफ लेवल के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 है और 2 है। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं कैफ लेवल के अंदर। तो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ कैफ लेवल। सही। और इसके अलावा सर एक और सवाल ये है कि अच्छा, इस सवाल से पहले, ये जिन स्टूडेंट का सवाल है उनसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि सीए के अंदर लोग आते हैं तो छोड़ क्यों देते हैं, भाग क्यों जाते हैं? ऐसे भी होते हैं जो भाग जाते हैं, और भागते हैं तो वो क्यों भागते हैं? अच्छा, देखें, असल में मैंने एक चीज पहले बयान की कि यहाँ पे हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अब बच्चे जो आते हैं वो एफएससी बैकग्राउंड से या इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा एनुअल सिस्टम होता है। तो बच्चे नॉर्मली, जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है, बदकिस्मती कहूँगा मैं इसे अपनी, कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ट्रेंड ये बन गया है कि एफएससी में आखिरी 3 महीनों के अंदर डिफरेंट अकेडमीज ज्वाइन करा दी जाती है बच्चे। अब वो पूरा साल पढ़ता है या नहीं पढ़ता, आखिरी 3 महीनों के अंदर वो पढ़ता है और जाके उसे रट्टा लगवाया जाता है वहां पे। वहां रट्टा लगाने के बाद वो जाके वो चीजें उसी तरीके से रिप्रोड्यूस कर आता है पेपर्स के अंदर और पास हो जाता है। यहाँ पे आके अब उसके जहन में वही बात होती है कि हम जो है वो पूरा सेशन गुजार लें, सेशन के एंड में जो हमें 1 महीना फ्री मिलेगा, उस 1 महीने के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसके लिए प्रॉपर कॉलेजेस जो हैं वो आपको टाइम एलोकेट करते हैं। लाइक अगर आप एएफसी लेवल है तो आपको 6 मंथ्स दिए जा रहे हैं कि 6 मंथ्स के अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है और आपने जाके पेपर देने हैं। अब बच्चे उसी रूटीन में ये समझ रहे होते हैं कि जो आखिर में 1 महीना हमें मिलेगा, हम उस 1 महीने में स्टडी करेंगे और उस 1 महीने के अंदर सारा काम कंप्लीट करके पेपर में अपीयर हो जाएंगे। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो टाइम शुरू होता है लास्ट मंथ वाला, तो वहां पे अब उन पे बर्डन इतना ज्यादा होता है कि उनसे सिलेबस कवर नहीं होता। जब वो सिलेबस कवर नहीं होता तो वो फेल हो जाते हैं। अब जब वो फेल हो जाते हैं तो अब वो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, अब एक तो वो खुद डीमोटिवेट हो गए, दूसरे नंबर पे वो आने वाले स्टूडेंट्स को भी डीमोटिवेट करते हैं। वो यार ये तो नहीं होता, ये तो बड़ा मुश्किल था, मैंने तो बड़ा टाइम दिया, ये तो फिर भी हल नहीं हुआ। तो ये जो हमारे सीनियर्स की तरफ से डीमोटिवेशन होती है हमारे लिए, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से बच्चे इसे छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए होती है तो आप अपने रेलेवेंट टीचर से गाइडेंस लें, ना कि अपने सीनियर से लें। क्योंकि अगर तो सीनियर ने वो पेपर पास किया हुआ है तो फिर तो वो आपके लिए मोटिवेशन की बाइस बनेगा।
लेकिन अगर वो फेल हुआ है तो फिर वो आपको डीमोटिवेट करेगा, वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये पेपर पास हो जाएगा। और फिर इसमें तीसरी रीजन जो है, वो बच्चे जो है वो यहाँ पे सीए प्रॉपर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिस भी रिक्वायर होती है। अब बच्चे उन सब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए तो प्रैक्टिस नहीं की। अब अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो भी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो वो जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है वो भी एक रीजन है उन बच्चों के फेल हो जाने की। तो वो जब बच्चे फेल होते हैं तो डीमोटिवेट होके वो सीए को छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी मोटिवेशन जो है वो तभी कायम रह सकती है जब आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। सर एक और रीज़न मैं इसमें ऐड करूँगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल से कंपेयर करें इसको, तो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं भी पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो अब वहाँ पे स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया ये होता है कि उनको पता होता है कि पेपर मैंने बनाना है। तो मेरे साथ जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो कायम करके फिर बेशक जैसे मर्जी भी पढ़ लें, मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो मैं कुछ ना कुछ लेवरेज दे के, मार्क्स दे के शायद पास कर दूंगा। यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि बच्चों को लेवरेज मार्क्स मिल जाते हैं, जिनको आप कह लें कि ग्रेस मार्क्स कहा जाता है, कि ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, उसकी बेसिस पे पास हो जाता है। और फिर वो ऐसे ही ग्रेजुएट जब मार्केट में आता है तो उसको जॉब भी इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हुआ है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है नहीं। आई कैप के साथ इशू ये है, इसी के साथ इशू ये है कि आपको अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो आपका एग्जामिनर जो है वो आपका अपना टीचर नहीं है। एग्जामिनर एक न्यूट्रल बॉडी है। और सीए पाकिस्तान का दुनिया में रिनाउंड इसलिए है कि यहाँ पर जो एग्जामिनर है किसी को नहीं पता होता कि कौन पेपर चेक कर रहा है। वहां पर आप रिश्वत चला ही नहीं सकते, वहां पर आप इन्फ्लुएंस नहीं चला सकते। बहुत ही फेयर सिस्टम है और आई थिंक वन ऑफ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जहां पर अभी तक कोई करप्शन नहीं हुई। और आप जो है वो आपको नहीं पता होता, बेशक जिससे मर्जी जाके पूछ लें कि जी हमारे पेपर किसने एग्जामिन किए हैं, नहीं पता चलेगा क्योंकि एग्जामिनेशन सेक्शन का भी नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है और किस किस एग्जामिनर को ये रिजल्ट जा रहे हैं, किस किस ने चेक किए हैं। वो अपने कमेंट ज़रूर लिखता है आपके पेपर चेक होने पे कि क्या क्या रीजंस है, किन बेसिस पे मैंने आपके मार्क्स डिडक्ट किए हैं, लेकिन आप एग्जामिनर नहीं ढूंढ सकते कौन है। तो एक रीज़न ये भी होती है कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा तो चेक आपके पेपर कोई और कर रहा है और वो कॉन्सेप्ट ही देखता है और कॉन्सेप्ट की बेसिस पे मार्किंग करता है और उस पर भी वो पब्लिकली अपीयर हो जाते हैं। अगर उसने कमेंट्स दिए हैं तो वो उसको पता है कि ये अपीयर होंगे और ये बाद में चैलेंज भी हो सकते हैं, तो इसलिए ही हैज़ टू बी वेरी फेयर। तो ये एक और रीज़न है कि जिसकी वजह से सीए में लोग इस वजह से भी नहीं आते या ऐसे डर जाते। एक और सवाल सर बीच में किसी ने पूछा था कि नैब की हायर पोस्ट पे सीए को जॉब मिल जाती है। सर देखें, रिक्वायरमेंट अगेन वही बात है, नैब की हायर पोस्ट के ऊपर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर होगा तो डेफिनेटली उसे जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज नॉर्मली इस तरह की जो पोस्ट होती हैं हमें पता है कि वो सीएसएस के थ्रू या जो है एफपीएससी के थ्रू उनकी इंडक्शन हो रही है। तो इसलिए जो है अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट देखें, जहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन होगी रिक्वायरमेंट, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ आपको कोई नहीं रोक सकता, वहाँ आप बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं एक स्टूडेंट, तो सर ने बताई है पहले भी। जी, मैं खुद बेसिकली सीएमए हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैंने आईसीएमए से सीएमए किया। सही। इसके अलावा सर एक और स्टूडेंट ने पूछा है कि कैफ के कोई भी 3 पेपर्स के लिए 6 महीने का टाइम इनफ होता है पास करने के लिए। जी बच्चे, बहुत होता है 6 मंथ्स का टाइम, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर हम लोग नॉर्मली कैफ लेवल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 3 पेपर्स के साथ। तो 6 मंथ्स इनफ होते हैं, काफी टाइम। सही। अगर और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में ही इस वक्त हैं। जी एक और क्वेश्चन आ गया कि सीए के बाद सीएसएस भी किया जा सकता है और हम फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, सीएसएस के लिए रिक्वायरमेंट अब 16 ईयर एजुकेशन हो गई है, पहले ग्रेजुएशन थी, अब 16 ईयर एजुकेशन हो गई है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद जो है वो बिल्कुल सीएसएस का एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा,
CPS कनाडा का गाइड कर दें। CPS कनाडा के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा इसके लिए आपको इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा। बहरहाल इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो हम इस पोस्ट, जब ये पोस्ट नेट पे लाइव जाएगी तो इस पे सर्च करके मैं आपको अपडेट्स कमेंट्स में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये कमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा, एक और स्टूडेंट पूछ रहे हैं जी, मिलिट्री अकाउंट्स में जा सकते हैं? जी डेफिनेटली जी, देखें आप लोग जो है वो मिलिट्री अकाउंट्स के अंदर इंटरनल उनके जो जितने भी ऑडिटर हैं, शायद आप लोगों के नॉलेज में हो कि उसमें जब ग्रेड 17 में प्रमोशन रिक्वायर होती है तो वहाँ पे आप जिन लोगों के पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें वो मिनिमम फीफा करने का बोलते हैं। तो आप जो है वो बिल्कुल मिलिट्री अकाउंट्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आप लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी 16 ईयर एजुकेशन, आप वहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते होंगे। जहाँ MBA अप्लाई कर रहे होंगे, जहाँ पे दूसरे लोग कर रहे हैं, वहाँ आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली लोग इस तरफ इसलिए नहीं जाना चाह रहे होते कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो लोगों की एक थिंकिंग ये भी है, मतलब एक रीज़न ये भी है इन जॉब्स को ना ज्वाइन करने की कि यहाँ पे आपकी जो सैलरी का पैकेज होता है वो कम होता है और आप उससे कई गुना ज्यादा जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अर्न कर लेते हैं। इसलिए लोग नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स को ज्वाइन नहीं करते जाना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये एक और कमेंट हमारे पास आ रहा है कि अब्रॉड जाने के लिए BA डिग्री चाहिए होती है, एंड इफ़ यू आर CA, तो वो इसलिए पूछ रही हैं कि ये 4 ईयर बैचलर डिग्री, दे नीड 4 ईयर बैचलर डिग्री आफ्टर CA। तो क्योंकि हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए वी वुड रादर नॉट कमेंट ऑन इट एट द मोमेंट। जैसे मैंने कहा कि जब हम ये वेबिनार ख़त्म होगा तो मैं इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके तो उसी पोस्ट में मैं आपको टैग कर दूंगा। अगर आप उधर अवेलेबल हैं फेसबुक पे तो वहाँ पर टैग कर दूंगा, या फिर उसमें पोस्ट में कमेंट्स में ऐड कर दूंगा उसकी डिटेल्स कि वो क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं है, तो आप वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर किसी को स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाह रहा है या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम जी। बिल्कुल, इसलिए अब हम कंक्लूड करना चाहेंगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इनिशियली प्लान था कि हम इसको 1 आवर के अंदर अंदर कंक्लूड करेंगे, बट ओवरवेलमिंग रिस्पांस की वजह से स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जो कि हमने आंसर करने बेहतर समझे। सो कंक्लूड करते हैं ताकि आप लोग जो हैं वो अपने बाकी जो काम है उसमें इन्वॉल्व हो सकें। तो एट द एंड मैं सर शाहिद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से, अपनी क्लासेस के बीच में से जो आपके पास स्क्वीज टाइम था उसमें से आपने हमें टाइम दिया और हमें ज्वाइन किया। सर फारूक भी इसमें इंटरेस्टेड थे ज्वाइन करने में, वो भी अपनी जो है वो की इंसाइट्स देना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्लासेस के स्केड्यूल की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। तो आई होप कि हमारा ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसे पेरेंट्स जो, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बाकी क्लास फेलोज के दरमियान एक डिफरेंट नज़र आना चाहते हैं और उनसे बेहतर पैकेजेस पे जाना चाहते हैं, बेहतर पैकेज से मुराद अच्छी सैलरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब चीज़ें अवेल करना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ौरन CA में एडमिशन ले लें। इस पर रिसर्च करें, इसको रिसर्च करके देखें कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन को पहले तो देखें CA की इंस्टीट्यूशन, CA है क्या चीज़, उस पर रिसर्च करें, इंस्टीट्यूशंस में आए गाइडलाइंस लें और फिर उसमें से बेस्ट इंस्टीट्यूशन चूज़ करें जो कि CA का टॉप इंस्टीट्यूशन हो पूरे पाकिस्तान का, और फिर जो है वो अपनी इस जर्नी को शुरू करें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी जो है ये इस वबा से हमें निजात अता करे और हम लोग जो है वो जल्द से जल्द नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आएँ। हम आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। सर शाहिद का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, और आप स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर किसी और वेंचर पे दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।